कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं लड़के को जिससे अपने स्कूल के टाइम में काफी ज्यादा बुली किया गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब अपने कमरे के अंदर में ही रहेगा और वो काफी टाइम से अपने रूम से बाहर भी नहीं निकला है और वो अपने आप से कह रहा होता है कि मेरा जो फ्यूचर है उसमें कुछ भी नहीं रखा है और शायद मुझे ऐसे ही जीना होगा। पर फिर उसके साथ में कुछ ऐसा होता है, उससे किसी तरह गॉड सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे वो गॉड कहती है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें चुना गया है ताकि हम तुम्हें मैजिकल दुनिया में दोबारा से भेज सकें, वो भी तुम्हारी इस जन्म की सारी याददाश्त के साथ में। जिसके बाद वो कहता है कि क्या मुझे पुनर्जन्म लेना होगा। जिसके बाद में गॉड से बताती है कि तुम्हारी जो नई दुनिया है वहाँ पर तुम मैजिक का यूज कर सकते हो और यही नहीं, मैं तुम्हारी नई लाइफ में तुम्हें हद से ज्यादा पावर देने वाली हूँ जो वहाँ के इंसानों में आज तक मैंने किसी को नहीं दी है, यानी कि तुम्हें सबसे शक्तिशाली मैजिकल पावर मिलने वाली है ताकि तुम अपनी सेकंड लाइफ में आराम से जी पाओ। और फिर वो कह रहा होता है कि इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए, बस मुझे एक शांति भरी लाइफ चाहिए। और वैसे भी मैं अपनी पिछली लाइफ में कुछ भी नहीं किया करता था, बस गेम खेला करता था, एनिमे देखता था, बस यही मेरा डेली का रूटीन था और ऐसी लाइफ से तो अच्छा ही है कि अब मुझे वापस से चांस मिल रहा है दूसरी लाइफ में जीने का। फिर वो गॉड से कहता है कि मुझे जल्दी से पुनर्जन्म लेना है। फिर हम देखते हैं कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है और वो रॉयल घराने के अंदर में पैदा हुआ है जहाँ पर जो उसके फादर हैं वो किंग होते हैं उस पूरे साम्राज्य के। फिर हमें उसका रॉयल सील भी देखने को मिलता है जो उसके छाती पर बना होता है, जो कि साइन होता है कि वो रॉयल फैमिली से है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि क्या ये दोनों लोग मेरी फैमिली हैं। फिर हम देखते हैं कि किंग बोलता है कि चलो हम इसका मैजिकल पावर को जानते हैं कि आखिर इसके अंदर में कितनी मैजिकल पावर है। फिर जो उनके राजघराने का मेज होता है वो कहता है कि इसके अंदर में तो सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 की मैजिकल पावर ही है जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। जिसके बाद में किंग और क्वीन दोनों बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार ये तो हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा कलंक होगा। जिसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि हम सब लोगों से कह देंगे कि जन्म लेने के दौरान में ये बच्चा मर गया था, इसके बाद हमारी फैमिली में कोई भी कलंक नहीं लगेगा। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार फैमिली है, ये तो वैसे ही लोग हैं जैसे मेरे पिछली लाइफ में मुझे मिले थे, एकदम बेकार। फिर हम देखते हैं कि किंग मेज से कहता है कि इस बच्चे को बहुत दूर छोड़ के आ जाओ। ना सब हो ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि गॉड को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अपने साथी गॉड से कहती है कि मैंने जिसको पुनर्जन्म और बहुत सारी पावर दे रखी है उसकी पावर को तो नीचे बिल्कुल भी नापा नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा इक्विपमेंट ही नहीं बना है कि वो उसकी पावर को नाप पाए और उनके डिवाइस में सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट आती है, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 और 2 आ रहा है। और इसके अलावा मैं ये भूल गई थी कि मुझे उसे कुछ एलिमेंट की पावर भी देनी चाहिए थी। जिसके बाद में उसके साथी गॉड उससे पूछती है कि तुमने उसे कितनी पावर दे रखी है। जिसके बाद में वो बोलती है कि मैंने उसे 1002 पावर दे रखी है। फिर उसके साथी गॉड बोलती है कि तुमने तो उसे बहुत ज्यादा पावर दे दी है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जस्ट एक नए बच्चे के रूप में और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपनी मैजिक से खेल रहा होता है और वो अपने बैरियर मैजिक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है और जो उसका बैरियर मैजिक है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो किसी भी चीज को आसानी से उठा सकता है। जिसके बाद वो अलग अलग तरीके ढूंढने लग जाता है अपने मैजिक को यूज करने का। इतने में हम देखते हैं कि उसके सामने में एक डीमन बीस्ट आ जाता है जो उसे खाने का ट्राई करता है। पर फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने बैरियर मैजिक से बच जाता है और वो डीमन उसे खा नहीं पाती है। पर फिर हम देखते हैं कि उसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर अपने बैरियर मैजिक से पेड़ों को उठा के उस बीस्ट के ऊपर में फेंकता है और उसके बाद में भी उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो अब पूरा पहाड़ी उसके ऊपर में फेंक देगा और जैसे ही वो उस पर वो पहाड़ फेंकने वाला होता है तब वो डीमन उससे बोलती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, मैं तुमसे नहीं लड़ने वाली हूँ। जिसके बाद में पहले तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये शब्द किसने बोले हैं, पर बाद में वो समझ जाता है कि इसी डीमन ने ये शब्द बोले हैं और ये बोल सकती है। जिसके बाद में वो डीमन उससे बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम असल में आए कहाँ से हो। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो पहले बोल नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद में उसे आइडिया आता है कि चलो बोलने के लिए मैं अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ और उसका ये आइडिया सच में काम कर जाता है और वो अपने मैजिक की वजह से बोल पाता है और वो उससे बोलता है कि हेलो तुम कैसी हो। जिसके बाद में वो बोलती है कि तुम बोल सकते हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अभी अभी पैदा हुए हो और तुम एक इंसान के बच्चे हो। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपना नाम बताता है और उसका नाम रहता है हारूतो और वो बताता है कि मैं बहुत दूर में पैदा हुआ हूँ पर मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे अंदर में बहुत ही कम मैजिकल पावर है। जिसके बाद में वो मोस्टर हारूतो से कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर में कम पावर है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर में बहुत सारी मैजिकल पावर है जो कि किसी भी इंसान के अंदर में होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम हमारे डीमन लॉर्ड के पुनर्जन्म तो नहीं हो। जिसके बाद में हारूतो सोचता है कि इसको कहूंगा कि मेरे अंदर में बहुत ही कम मैजिकल पावर है तो इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा, तो इसलिए वो कहता है कि हाँ मैं डीमन किंग हूँ। जिसके बाद में वो डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि हाँ यही तुम्हारी सच्चाई है। जिसके बाद में हारूतो बोलता है कि यार इसने तो बहुत ही आसानी से बिलीव कर लिया मेरी बातों पर। फिर वो कहती है कि मैं अपनी हार मानती हूँ और अब तुम मुझे मार सकते हो। जिसके बाद में हारूतो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, मैं तब तक ठीक हूँ जब तक तुम मेरे पे अटैक नहीं कर रही हो। जिसके बाद में हारूतो ये सुन के जा ही रहा होता है कि इतने में डीमन उसे बुलाती है और बोलती है कि आपने मेरी लाइफ को बचाया है और आपने मुझे एक नया नाम भी दिया है, इसलिए आज से तुम मेरे मास्टर हो और मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ आपके लिए डिवोट कर दूंगी। हारूतो कहता है कि मैंने तुम्हें फ्ले ऐसे ही कह दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारा मास्टर बनना था। जिसके बाद में भी डीमन उसे अपना मास्टर मान लेती है। फिर हम देखते हैं कि हारूतो को कमजोरी महसूस होती है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो किसी भी मैजिक से सॉल्व नहीं हो सकती है, मुझे दूध चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो ह्यूमन में चेंज होकर हारूतो की देखभाल करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद में फ्ले उससे बोलती है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। जिसके बाद में हारूतो उसके मन से अपने मैजिक को जोड़ लेता है और वो कहता है कि अब मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हारूतो
हरुतो के पास में एक नाइट आ रहा होता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। फिर जिसके बाद में फ्ले उससे बोलती है कि तुम्हारा यहाँ पर काम क्या है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास में कौन सा अधिकार है जो तुम मुझे मना कर रही हो। फिर फ्ले कहती है कि ये मेरा मास्टर है। जिसके बाद में वो नाइट फ्ले को बताता है कि किसी वजह से इस बच्चे के माँ बाप ने इसे यहाँ पर छोड़ दिया है, मैं इस बच्चे के लिए दूध लेके आया हूँ, क्या तुम इसे उसे दे दोगी। जिसके बाद में वो मना कर देती है। जिसके बाद में हरुतो फ्ले से बोलता है कि तुमने उसकी बात को इग्नोर क्यों किया, तुम्हें वो दूध ले लेना चाहिए था क्योंकि मैं भूख से मर रहा हूँ। जिसके बाद में वो नाइट फ्ले से कहता है कि दूध मिलने कोई चिंता की बात नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे पालने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो क्योंकि ये एक इंसान का बच्चा है और इससे कैसे बड़ा करना है ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। फिर फ्ले उस नाइट से कहती है कि तुम इस बच्चे के बारे में इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। फिर वो नाइट बताता है कि जो मेरी बीवी है वो एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, पर जो हमारा बच्चा है उसने कभी सुबह नहीं देखी, पर ये जो बच्चा है इसकी फैमिली ने इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और वो कहता है कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे आते हैं उन सभी का अधिकार है जीने का। फिर वो नाइट कहता है कि तुम तो बहुत ही पावरफुल डीमन हो, तो क्यों ना हम एक डील करें। तुम चाहती हो कि तुम इस बच्चे को बचाओ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस बच्चे को पालूं, तो क्यों ना तुम मेरे मेंशन के अंदर में इस बच्चे को बड़ा करो। जिसके बाद में फ्लेम मान जाती है और नाइट कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो नाइट हरुतो की जगह को ऐसा दिखाता है कि वहाँ पर हरुतो की डेथ हो गई है और फिर वहाँ से उसे लेकर चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत बड़े मेंशन को, जिसके बाद में हम हरुतो की आवाज सुनते हैं जो अपने फादर मदर और अपनी सिस्टर को बुला रहा होता है। फिर हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हरुतो 9 साल का हो चुका है और वो उसकी फैमिली मार्ग्रेव गोल्ड के केयर में अच्छे से बड़ा हुआ है। फिर हरुतो कहता है कि मेरा प्लान था यहाँ से जल्द निकल जाने का, पर यहाँ पर आने के बाद में मुझे इन सबसे बहुत ज्यादा प्यार मिला, इसीलिए मैं यहाँ से जा नहीं पाया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें हरुतो की सिस्टर देखने को मिलती है जो उससे कुछ भी बोलने में हिचकिचा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हरुतो की सिस्टर फ्ले से बोली होती है कि मुझे तुम्हारे साथ में खेलना है। जिसके बाद में फ्ले मना कर देती है और बोलती है कि मुझे मास्टर हरुतो का ध्यान रखना है, पर फिर हरुतो कहता है कि फ्ले जाकर मेरी सिस्टर के साथ में खेलो। फिर हम देखते हैं कि हरुतो की सिस्टर और फ्ले आपस में खेल रहे होते हैं और ऊपर से हरुतो देख रहा होता है और उसके पास में उसकी मॉम आती है और फिर वो हरुतो से कहती है कि ये चीज तुम्हें परेशान नहीं करती है क्या कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ में नहीं खेल रही है। जिसके बाद में हरुतो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। जिसके बाद में उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुम्हारे आसपास में थोड़ा सा शाय फील करती है जिसकी वजह से वो तुमसे ज्यादा बोल नहीं पाती है। जिसके बाद में हरुतो सोचता है कि क्या मेरी बहन को पता तो नहीं चल गया कि मैं अंदर से 30 साल का हूँ और छोटे बच्चों को बूढ़ों के सामने रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या यही वजह है कि इसकी वजह से वो मेरे सामने नहीं आना चाहती है। जिसके बाद में उसकी मदर उससे कहती है कि अगर तुम अपनी बहन को ऐसा दिखाओगे कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे भाई हो जिसपे वो डिपेंड कर सकती है, तब क्या पता वो तुम्हारे साथ में खेलना स्टार्ट कर दे। जिसके बाद में हरुतो थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें पता है ना तुम इस स्टेट के आने वाले रूलर हो, तो तुम्हें अपने रूम से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को भी जानना चाहिए। जिसके बाद में उसकी मॉम उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बाहर के लोगों से घुलने मिलने में। फिर हम हरुतो को देखते हैं अपने रूम के अंदर में जहाँ पर वो अपने बेड के ऊपर में बैठ के ये सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, पर उसकी वजह से फ्ले भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगी और उसके बाद में मेरी सिस्टर चार मुझे बहुत ही ज्यादा नापसंद करेगी। और अगर मैंने फ्ले को बोला कि मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ तो वो कहेगी कि मैं अपनी जान दे दूंगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा आइडिया है। इसीलिए अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। फिर हम देखते हैं कि हरुतो अपने पुतले को देखता है जो उसने अपने मैजिक से बनाया था और वो उसका हूबहू डमी होता है और वो कहता है कि मैंने इसे बना तो दिया है पर मैं इसे अभी तक चला नहीं सकता हूँ, और अगर मैं इसे चला पाता तो मैं इसे अपनी जगह पर यहाँ पर रख देता। और फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं फ्ले का भी ऐसा क्लोन बना दूं। फिर वो सोचता है यार ये तो बहुत ही बेकार आइडिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हरुतो के फादर उससे बोलते हैं कि हरुतो जरा इधर आना तो। जिसके बाद में उसके फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हारी मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए तुम्हें बाकी चीजों में अच्छा होना होगा, इसलिए मैं तुम्हें आज तलवारबाजी सिखाने वाला हूँ। और फिर वो कहते हैं कि क्या तुमने अपने लिए कुछ और भी सोच रखा है। जिसके बाद में हरुतो कहता है कि मैं प्राचीन जादू की स्टडी करना चाहता हूँ। जिसके बाद में उसके फादर बोलते हैं अच्छा, मुझे तो लगता था कि तुम अपने रूम में बैठकर बस टाइम पास ही करते हो, तो ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। जिसके बाद में हरुतो बोलता है कि चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद में उसके फादर उसे रोकते हैं और उसे एक तलवार देते हैं और बोलते हैं कि चलो तुम पहले मुझसे बैटल करो, क्योंकि बिना आजमाए किसी को पता नहीं चलता है कि उसके अंदर में कितनी स्किल है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों सीरियस हो गए लड़ने के लिए और वो अपने फादर के ऊपर में अटैक करता है और जैसे ही वो उनके ऊपर में अटैक करता है उसके बाद में उसकी तलवार टूट जाती है और जहाँ पर उसने मारा होता है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। जिसके बाद में उसके फादर ये सब देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जिसके बाद में वो हरुतो से कहते हैं कि मैं तुम पे अटैक करने वाला हूँ पर तुम्हें इससे बचने की कोशिश करनी है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसके फादर ने बहुत ही पावर से उसके ऊपर में हमला किया था पर उसके बावजूद भी हरुतो से बच जाता है। जिसके बाद में उसके फादर उससे बोलते हैं कि मेरे इस अटैक से बचना इम्पॉसिबल था अगर तुम्हारा लेवल 30 से नीचे है तो, पर अगर तुम मेरे इस अटैक से बच सकते हो तो इसका मतलब ये है कि। जिसके बाद में हरुतो बोलता है कि अगर मैं सच्चाई बताऊं तो मुझे भी लगा था कि मेरे साथ में कुछ गड़बड़ है, पर जब मैंने अपनी मैजिकल क्रिस्टल में अपनी पावर को नापा था तब उसने मेरा माना लेवल 002 बताया था, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है और ह्यूमन की मैक्सिमम कैपेसिटी तो सिर्फ और सिर्फ 77 ही है और मेरे पास में माना लेवल है सिर्फ और सिर्फ 2 का और मेरे पास में कोई भी एलिमेंट की पावर बिल्कुल भी नहीं है, पर इसके बावजूद भी मैं बहुत ही बड़े बड़े मैजिकल स्पेल को यूज कर पाता हूँ। शायद ये गॉड की दी हुई कोई शक्ति है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसके फादर हरुतो से कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे तलवारबाज बन सकते हो, चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद में रात हो जाती है और हम देखते हैं हरुतो के फादर, हरुतो की मॉम और हरुतो की सिस्टर को जो एक रूम में बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हरुतो का फादर बोलता है कि मैंने आज हरुतो को तलवारबाजी सिखाई थी। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि हरुतो एक डीमन है। जिसके बाद में उसकी मॉम शॉक हो जाती है और बोलती है कि ऐसा
कैसे हो सकता है। जिसके बाद में उसके फादर उसे चुप कराते हैं और बोलते हैं कि रॉयल फैमिली का एक सीक्रेट है जहाँ पर बात करी गई है एक ऐसे इंसान की जो कि एक डीमन था और वो एक ऐसी मैजिकल पावर के साथ में पैदा हुआ था जो कि किसी भी ह्यूमन के पास में मौजूद हो ही नहीं सकती है। फिर वो कहता है कि जो हरुतो के चेस्ट पर रॉयल सिंबल है वो बताता है कि हरुतो के पास में काफी सारी मैजिकल पावर है और वो कहता है कि हरुतो के काफी सारे डार्क सीक्रेट हैं, जैसे फ्ले जो एक बहुत ही पावरफुल डीमन है वो हरुतो का हर वक्त ख्याल रखती है। इसका मतलब कि हरुतो उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद में हरुतो की मॉम कहती है कि हरुतो एक आम बच्चा है और उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद में उसके फादर उससे बोलते हैं कि हाँ, हम हरुतो के साथ में एक अच्छी सी खुशियों भरी लाइफ जीने वाले हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हरुतो की सिस्टर को होश आ जाता है और वो बोलती है कि मेरा भाई डीमन नहीं हो सकता है। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हरुतो को अपने मेंशन में, जहाँ पर वो अपने बेड के ऊपर में बैठकर ये सोच रहा होता है कि आज मेरे फादर मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए, आखिर वो गए कहाँ पे। चलो अच्छा ही अगर वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अब मुझे कोई तलवारबाजी की क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। फिर वो इतना सब सोच ही रहा होता है कि उसे बाहर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती है और वो बोल रहा होता है कि बाहर असल में चल गया रहा है। फिर वो अपने मैजिक से बाहर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कुछ चोरों ने उसके फादर और उसके फादर के साथ में जितने भी सोल्जर थे उन पर हमला कर दिया है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर जो है वो बहुत ज्यादा घायल है और वो जमीन में पड़े हुए हैं और उन्हें जल्दी जल्दी हील किया जा रहा होता है। फिर हरुतो देखता है कि उसके फादर एक कोने पर बैठे हुए हैं और फिर हरुतो वहाँ पर जाकर अपने फादर से पूछता है कि आपके साथ में क्या हुआ। जिसके बाद में उसके फादर उसे बताते हैं कि मैं तुमसे ये बात सीक्रेट रखना चाहता था पर तुम्हें ये बात पता चली गई है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें खबर मिली थी चोरों के बेस के बारे में, इसलिए हम वहाँ पर उनके अड्डे में हमला करने गए थे। पर फिर उन्होंने पीछे से आकर हम पर ही हमला कर दिया जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया और हमारे काफी सारे लोग जो हैं घायल हो चुके हैं और मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तुम्हारी उम्र में ये सब देखना बहुत ही ज्यादा मेंटली टफ हो सकता है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो और तुम अंदर चले जाओ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हरुतो को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो गुस्से में भी होता है। जिसके बाद में फ्ले बोल रही होती है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं, चोरों को भी संभाल नहीं पाए। जिसके बाद में हरुतो फ्ले से कहता है कि फ्ले अपना मुंह बंद रखो और उसके बाद में फ्ले समझ जाती है कि अभी हरुतो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो सिर्फ उसे फॉलो करती है और जाते जाते वो अपने मैजिक से सभी घायल सोल्जरों को ठीक कर देता है। जिसके बाद में वहां पर मौजूद किसी को समझ में नहीं आता है कि ये असल में किया किसने। तब जब सब सोल्जर ठीक हो जाते हैं तब हरुतो के फादर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कुछ ऐसी शक्ल बनाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुतो अपने कमरे पर सो रहा होता है पर उसे कुछ चीज परेशान कर रही होती है, इसलिए वो गेट से बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर फ्ले है और फ्ले सिर्फ वहाँ पर खड़ी है और वो कुछ बोल भी नहीं रही है। और फिर वो फ्ले से बोलता है कि क्या तुम इतने टाइम से यहीं पर ही खड़ी थी। जिसके बाद में भी हम देखते हैं कि फ्ले कुछ नहीं बोलती है। फिर उसे याद आता है कि उसने कुछ टाइम पहले फ्ले से बोला था कि तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर वो चौंक जाता है कि यार इतनी ज्यादा भूली है। जिसके बाद में हरुतो फ्ले से बोलता है कि तुम अब बोल सकती हो। फिर वो अपने गुस्से के लिए फ्ले से माफी मांग रहा होता है। फिर फ्ले जवाब देती है कि मुझे माफ करना अगर मैंने किसी वजह से आपको गुस्सा दिलाया तो। फिर जिसके बाद में हरुतो बोलता है कि यार इसे समझ में नहीं आया कि मुझे गुस्सा क्यों आया था। फिर हरुतो अपने मैजिक से ढूंढने लग जाता है उन लोगों को जिन्होंने उसके फादर और उनके साथ में मौजूद सभी सोल्जर्स पर हमला किया था। फिर वो हरुतो को मिल जाते हैं पर फिर उसके बाद में हरुतो को एक बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। बेस मिल गया था तो उसके बाद में चोरों ने पीछे से अटैक कैसे कर दिया, इसका मतलब कि हमारे बीच में उनका कोई एक जासूस है। जिसके बाद हरुतो इस सवाल का जवाब खुद ही ढूंढने निकल पड़ता है अपने साथ फ्ले को लेकर। और जब वो फ्ले के साथ में हवा में होता है तब हम देखते हैं कि उसकी बहन खिड़की से उसे देख रही होती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं उन चोरों को जो अंदर बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि कैप्टन तुम्हारी वजह से हमें पता चल गया कि वो हम पे कब हमला करने वाले हैं और तुमने उसके लीडर की शक्ल देखी थी ना, लोग उसे अर्थ शेटरिंग वॉर हैमर कहते हैं पर आज हमने उसे बहुत बुरी तरह से हरा दिया। और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हरुतो के फादर की। और फिर इनकी डिस्कशन के बीच में हम देखते हैं कि वहाँ पर हरुतो आ गया है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो एंटर करते ही अपने मैजिक से सबको फ्रीज कर देता है। जिसके बाद में एक चोर काफी ज्यादा बोल रहा होता है इसलिए उसे दीवार पर फेंक कर भी मारता है। जिसके बाद में सभी चोर समझ जाते हैं कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इससे अगर हम पंगा लेंगे तो हम बचेंगे नहीं, इसलिए वो चुपचाप हरुतो की बात मानने लग जाते हैं। और हरुतो उनसे पूछता है कि तुमने हमला क्यों किया था। जिसके बाद में वो चोर हरुतो को बताते हैं कि वो पड़ोसी देश के भेजे हुए सोल्जर्स हैं और उनका हमें यहाँ भेजने का मकसद ये था कि हमें तुम्हारे बीच में आपस में लड़ाई करवानी थी ताकि तुम्हारा एम्पायर डिस्टर्ब हो जाए और तब हम तुम पर हमला कर पाए। फिर वो कहते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही पता है और हमारे इसमें कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए तुम हमें जाने दो। जिसके बाद में हरुतो सोचने लग जाता है कि यार ये सब तो ये अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इसमें मेरे फादर से भी पावर वाले किसी बंदे का काम है। और वो सोचने लग जाता है कि हमारे इस किंगडम में कोई मेरे फादर की जान लेना चाहता है। जिसके बाद में वो चोर बार बार कह रहे होते हैं कि हमें जाने दो, हमने तुमको सब कुछ बता दिया है। जिसके बाद में हरुतो फ्ले से कहता है कि इस पूरी की पूरी जगह को जलाकर भस्म कर दो। जिसके बाद में ये सब सुन के चोर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो हरुतो से कहते हैं कि ये क्या है। जिसके बाद में हरुतो कहता है कि तुमने मेरे फादर के ऊपर में अटैक किया और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। फिर फ्ले उस पूरी की पूरी जगह को जलाकर राख कर देती है। फिर फ्ले हरुतो से कह रही होती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जिसके बाद में हरुतो कहता है कि उसने मेरे अपनों के ऊपर में हमला किया है तो मैं उन्हें आसानी से कैसे जाने देता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुतो के फादर को उस पूरे हादसे की रिपोर्ट मिल रही होती है और उस हादसे की रिपोर्ट में हरुतो और फ्ले के बारे में कुछ भी नहीं होता है। पर फिर भी हरुतो के फादर समझ जाते हैं कि ये जो इंसिडेंट है वो पक्का फ्ले ने किया है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल डीमन है और वो मुझसे भी ताकतवर है और उसकी खासियत है फायर और उससे काफी सारे मॉन्स्टर भी डरते हैं, तो ये काम पक्का फ्ले ने ही किया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हरुतो की बहन को कुछ समझ में आता है जो उसने रात को देखा था और फिर वो अपने फादर से बोलती है कि मुझे अभी अर्जेंटली जाना होगा। फिर वो फ्ले को ढूंढने लग जाती है और वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है और फिर वो कहती है कि मैंने तुम दोनों को रात को हवा में उड़ते हुए देखा
था, जिसके बाद में मुझे थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाई के अंदर में ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता है। इसलिए मैंने उसके रूम में जाके चेक किया कि वो कहाँ पर है। इसके बाद में मैंने देखा कि उसके रूम में तो वो आराम से सो रहा है। तो तुम्हारे साथ में असल में कौन उड़ रहा था? जिसके बाद में फ्ले बोलती है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ, पर हारुतो कोई मामूली इंसान बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो मेरे मास्टर हैं और उनके अंदर में बहुत सारी मैजिकल पावर है और मेरे जैसा ताकतवर डीमन भी मास्टर हारुतो को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता है। जिसके बाद में हारुतो की सिस्टर पूछने लग जाती है कि मुझे बताओ, मुझे और जानना है। जिसके बाद में फ्ले कहती है कि मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्ले ने ये सारी की सारी बातें हारुतो को बता दी है। जिसके बाद में हारुतो सोचता है यार ये तो बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई, उसने मुझे रात को उड़ते हुए देख लिया था और उसने मेरे क्लोन को भी देख लिया, अब तो वो मुझसे बहुत ज्यादा डरेगी। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हारुतो ने अपनी बहन के ऊपर में एक अलार्म सेट कर दिया है, जिसकी वजह से जब भी उस पर खतरा होगा या उसके आसपास में होगी तो उसे पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फ्ले हारुतो से पूछती है कि पर मास्टर आपका क्लोन क्यों है? इसके बाद में हारुतो कहता है कि इससे अभी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हारुतो जानबूझ के बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे पता होता है कि उसकी बहन उसका पीछा कर रही है। जिसके बाद में वो सोचता है कि रास्ते में अपने बहन से मैं पूछूंगा, सारी बातों को सुलझा लूंगा। फिर हम देखते हैं कि हारुतो जैसे ही पीछे मुड़कर अपनी बहन का नाम पुकारता है तो वैसे ही वो भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो जहाँ कहीं भी जाता है हर जगह पर उसकी बहन उसका पीछा कर रही होती है जासूसों की तरह, और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। 7वें दिन तक भी पहुंच जाता है, यानी कि पूरा का पूरा एक हफ्ता वो उसका पीछा कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो की पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, जहाँ पर हारुतो का फादर बताता है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी सिस्टर एनुअल फेस्टिवल के लिए इस साल बाहर जा रहे हैं, पर हर साल हमेशा मैं ही जाता था, पर इस साल ये जाना चाहते हैं। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि ठीक है, तो इन दोनों के साथ में मैं फ्ले को भेज दूंगा। फिर हारुतो की मॉम उसे बताती है कि फ्ले तो अभी तुम्हारे ही काम करने में लगी पड़ी है, इसलिए मैंने उसे अभी तक आसपास में नहीं देखा है। जिसके बाद में हारुतो को याद आता है कि मैंने फ्ले से कहा था कि तुम्हें आसपास के सारे मॉन्स्टर को डरा देना है ताकि वो हमारी जगह पर हमला ना करे। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हारुतो की सिस्टर उसे घूर रही होती है और हारुतो को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फिर हम देखते हैं हारुतो को अपने रूम पर जहाँ पर वो मस्त सो रहा होता है। फिर एकदम से उसका अलार्म बजता है जो उसने अपनी बहन के ऊपर में लगाया था और फिर उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसकी मॉम के ऊपर में हमला हो चुका है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हारुतो की बहन और उसकी मॉम को जिनके ऊपर में सोल्जर्स ने हमला कर दिया है और वो उनसे बच के भाग रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हारुतो की मॉम काफी ज्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वो हर वो मुमकिन कोशिश करती है जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को बचा पाए, और वो घायल भी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो कैसे तैसे करके अपनी बहन से कांटेक्ट करता है और वो उनको डायरेक्शन देता है सेफ जगह जाने का, क्योंकि वो अभी महल के अंदर में होता है और वो वहाँ पर जल्दी नहीं पहुंच सकता है, इसीलिए वो उनको डायरेक्शन देता है सेफ जगह जाने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम ये सब फॉलो करती है और वो कैसे तैसे करके सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हारुतो की मॉम हारुतो की सिस्टर 4 से कहती है कि तुम इस गुफा के अंदर में ही रहना और अपने मुंह से आवाज बिल्कुल भी नहीं निकालना, क्योंकि मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ जिन्होंने तुम्हें बताया था इस जगह के बारे में, और वो अच्छे लोग हैं और वो हमारी मदद करेंगे। इस पूरे सिनेरियो में इन दोनों को नहीं पता है कि उनकी मदद असल में हारुतो कर रहा है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसकी मॉम ऐसे इंसान को ढूंढने चली जाती है जो उनकी मदद करेगा, जो बुरे लोगों को मारेगा उन्हें बचाने के लिए, और ऐसा दिलासा देके हारुतो की मॉम 4 को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। फिर जैसे वो बाहर पहुंचती है वो देखती है कि उसके सामने में सोल्जर आ चुके हैं जो उसे मारने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद में हारुतो की मॉम सोचती है कि मुझे इनके हाथों नहीं लगना है, इसलिए वो अपनी जान खुद लेने की कोशिश करती है, पर इतने में जिस वेपन से वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है वो टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि हारुतो अपनी मॉम के पीछे आकर उन्हें बेहोश कर देता है और वो उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो को बहुत गुस्सा आ चुका है और वो उन सभी सोल्जर को एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर हम अंदर देखते हैं उस गुफा के अंदर में जहाँ हारुतो की सिस्टर रो रही होती है और अपनी मॉम को बार बार बुला रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो अपनी आवाज चेंज करके अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारी मॉम सुरक्षित है, डरने की अब कोई बात नहीं है, तुम अपनी मॉम का ध्यान रखो, तब तक के लिए मैं उन लोगों को खत्म करके आता हूँ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हारुतो अपने अंदर में से बहुत डार्क ऑरा निकाल रहा होता है ताकि उसकी बहन थोड़ा डर जाए और उसके पास में ना आए और वो चुपचाप वहां से चले जाए। उसके बाद में उसकी बहन समझ जाती है कि ये हारुतो ही हो सकता है, इसीलिए वो बोलती है हारुतो, और फिर ना चाहते हुए भी अचानक से हारुतो हाँ बोलता है। जिसके बाद में उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। जिसके बाद में हारुतो बोलता है शिट, मैं पकड़ा गया। फिर हारुतो की सिस्टर उससे बोलती है कि क्या तुम वही हीरो जो कमजोरों को बचाता है बुरे लोगों से, क्योंकि मेरी मॉम ने अभी मुझे इसी बारे में बताया था। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि यार इससे मैं कुछ और बोलूंगा तो ये मुझसे थोड़ी सी नफरत करने लग जाएगी, इसीलिए मैं इसकी बात में हाँ पे हाँ मिला देता हूँ। इसके बाद में वो बोलता है हाँ मैं वही हीरो हूँ जो कमजोरों की मदद करता है। जिसके बाद में उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत गलत समझती थी। जिसके बाद में हारुतो अपनी सिस्टर से बोलता है कि तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना है, तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। जिसके बाद में हारुतो की सिस्टर बोलती है ठीक है, मैं हमारे फादर को भी नहीं बताऊंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और हारुतो अपने फादर के साथ में बैठा होता है। तभी उन्हें पूरा का पूरा इंसिडेंट समझाया जाता है कि हारुतो की मॉम और उसकी बहन के साथ में क्या हुआ, और वो कहते हैं कि बहुत सारे सोल्जर ने उनके ऊपर में हमला कर दिया था और उन्हें किसी रहस्यमय इंसान ने बचा लिया है और अभी वो फ्ले के साथ में और घर की ओर आ रहे हैं। जिसके बाद में हारुतो के फादर बोलते हैं कि जिन्होंने उन्हें बचाया है मुझे उसे शुक्रिया कहना था, पर मुझे लगता है कि वो हमारे सामने में नहीं आना चाहता है। जिसके बाद में वो हारुतो से पूछते हैं कि इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि शायद वो हमारा साइड लेना चाहता है जब तक हम अच्छे से हैं। फिर उसका फादर बोलता है कि 4 तो उसे हीरो ऑफ जस्टिस बोल रही है और अगर और भी इंपीरियल सोल्जर उन पर हमला करने आएंगे तो उसे वो मिस्टीरियस इंसान आराम से बचा लेगा। फिर हारुतो के फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो इंपीरियल सोल्जर थे जिन्होंने उनके ऊपर में हमला किया है। जिसके बाद में हारुतो थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो बहाना मारते हुए ये कहता है कि मॉम के
ऊपर में जिन्होंने हमला किया था वो इंपीरियल सोल्जर ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले हम पे चोरों से हमला करवाया था। जिसके बाद में हारुतो के फादर बोलते हैं, अरे हाँ, उन्होंने हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को भी पार कर लिया था, इसका मतलब कि हमारे बीच में कोई जासूस हो सकता है जो उनकी मदद कर रहा है। जिसके बाद में वो हारुतो से कहते हैं कि तुम अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़े लगते हो, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम 9 साल के हो ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि हारुतो की मॉम और उसकी बहन वापस आ चुके हैं और हारुतो की बहन हारुतो को बहुत ही अच्छा मानने लग जाती है, जिसे देख के उसके फादर मदर कहते हैं कि तुम्हारी दोस्ती कब हुई। जिसके बाद में उसकी बहन बोलती है कि हम तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। फिर उसके फादर और मदर हंसते हैं और इतने में अगला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें देखना है कि हारुतो की जो सिस्टर है वो उससे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाती है और उसकी वजह से हारुतो को सच में हीरो ऑफ जस्टिस बनना पड़ता है। फिर हारुतो बताता है कि जब से वाला इंसिडेंट हुआ है जिसमें उसने अपनी बहन चार को बचाया था, तब से वो हर दिन हारुतो से कुछ न कुछ कह रही है और उसकी वजह से अब वो उससे दूर नहीं जाती है बल्कि उसे पसंद करने लगी है। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि चलो ये तो अच्छा है कि ये मुझे पसंद कर रही है। जिसके बाद में चार हारुतो से पूछती है कि ये तुम कौन सा मैजिक यूज कर रहे हो। जिसके बाद में हारुतो बताता है कि मैं एक सर्विलेंस मैजिक को यूज कर रहा हूँ। जिसके बाद में चार कहती है कि ये तो बहुत ही एडवांस एंशिएंट मैजिक है। जिसके बाद में चार बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि भाई आप सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। जिसके बाद में हारुतो सोचने लग जाता है कि एंशिएंट मैजिक वाली बात तो मैंने अपने फादर को भी बताई थी और फिर वो सोचता है कि अगर ये बात बाहर चले गई तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो अपनी बहन चार से कहता है कि तुम्हें इस मैजिक के बारे में किसी को नहीं बताना है, ये हमारे बीच में एक सीक्रेट है। जिसके बाद में वो कहता है कि एंशिएंट मैजिक के बारे में कोई भी बुक्स अवेलेबल नहीं है। जिसके बाद में उसकी बहन चारों से बताती है कि एंशिएंट मैजिक के ऊपर मैंने बहुत सारी बुकें देख रखी हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उसकी बहन चारों से लाइब्रेरी के अंदर में लेके जाती है। जिसके बाद में हारुतो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि उसके घर पर लाइब्रेरी है। फिर चार बहुत सारी बुकें लेके आती है और अपने भाई को दे देती है और वो कहती है कि इन बुकों में एंशिएंट मैजिक के बारे में लिखा है। जिसके बाद में हारुतो शुक्रिया बोलता है और हारुतो को सच में यहाँ पर एंशिएंट मैजिक के बारे में पता चलता है और फिर उसे ये भी पता चलता है कि जो उसका बैरियर मैजिक है वो असल में एक एंशिएंट मैजिक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा रेयर मैजिक है। जिसके बाद में हारुतो अपनी बहन से कहता है कि तुम इन सब चीजों को पढ़ सकती हो, ये तो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जिसके बाद में चार बताते हैं कि मेरे फादर और फ्ले ने मुझे इनको पढ़ना सिखाया है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये पढ़ के सुनाओ। फिर हारुतो कहता है कि अब मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। के बाद में चार उसकी गोदी पर बैठ जाती है। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि तुम क्या ऐसे ही पढ़ती हो। जिसके बाद में चार बताती है कि मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ अपने फादर और फ्ले के साथ में। फिर हारुतो को पता चलता है कि जो गॉड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। जिसके बाद में वो सोचता है यार ये तो बिल्कुल ही एनिमे जैसी स्टोरी हो चुकी है और वो एनिमे को मिस कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मेरी इस वर्ल्ड से एक ही कंप्लेन है कि मैं यहाँ पर एनिमे नहीं देख सकता हूँ। जिसके बाद में चार हारुतो से पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि मुझे तुम्हें समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और शायद से तुम समझ भी ना पाओ। जिसके बाद में चार कहती है कि मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी बात को समझने की। जिसके बाद में हारुतो चार को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो ड्राइंग्स है वो असल में चल सकती हैं और बात कर सकती हैं। जिसके बाद में वो सोचने लग जाता है शिट मैंने क्या कह दिया, शायद ही मेरी बातों पर यकीन ना करे। जिसके बाद में चार काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि क्या ऐसा असल में हो सकता है। फिर वो एक इनोसेंट सा चेहरा बनाती है और बोलती है कि मुझे भी देखना है। और फिर वो अपनी बहन चार से कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। जिसके बाद में उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हारुतो अपनी मॉम से मन में कह रहा होता है कि इतनी अच्छी बच्ची को बड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि हारुतो 2 हफ्तों से एनिमे को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है अपनी बहन के लिए। जिसके बाद में वो फाइनली कामयाब हो जाता है और वो कहता है कि फाइनली मैं अपने मैजिक से जापान के इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, वो भी अपने उस दुनिया के अकाउंट से। फिर वो अपनी बहन को एनिमे दिखाता है अपने मैजिक के अंदर में। जिसके बाद में उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पहली बार ड्राइंग चलती हुई और बोलती हुई दिखाई देती है और वो सच में उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस होता है। जिसके बाद में चार अपने भाई से कहते हैं कि यहाँ पर मुझे एक ही प्रॉब्लम लग रही है, मुझे ये जो कह रही है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सी लैंग्वेज है। जिसके बाद में हारुतो कहता है कि ये तो जापानीज है, इसे कैसे समझ में आ सकती है। जिसके बाद में चार कहते हैं कि जापानीज क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। फिर हम देखते हैं चार को जापानीज सीखते हुए और वो काफी जल्दी जापानीज सीख जाती है। जिसके बाद में हारुतो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि इससे जापानीज लेटर सीखने में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगे। इस वर्ल्ड के बच्चे क्या इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। उसके बाद चार खुद से ही वेब के अंदर में एनिमे लिखना स्टार्ट कर देती है जो कि सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव होता है और हारुतो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि बार बार चार हारुतो से कह रही होती है कि मुझे अगला एपिसोड देखना है एनिमे का और वो उससे बार बार जिद कर रही होती है। जिसके बाद में हारुतो सोचने लग जाता है कि 2 हफ्तों से ये मेरे रूम में आके एनिमे देख रही है और इसने इतनी जल्दी जापानीज लैंग्वेज को भी सीख लिया है जो कि सच में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। पर मुझे लगता है कि इसे इतना ज्यादा एनिमे नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं बड़े भाई होने का फर्ज निभाऊंगा और इसके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लेता हूँ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि चार ने अपना एनिमे देख लिया है और फिर वो बोल रही होती है कि मैं अब अगला एनिमे देखने वाली हूँ। जिसके बाद में हारुतो से रोक देता है और बोलता है कि तुम अब एनिमे नहीं देख सकती, वो भी एक बार में बैठ के, क्योंकि अब तुम टीवी सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के लिए ही देख सकती हो क्योंकि ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जिसके बाद में चार बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके बाद में वो हारुतो से कुछ कहने वाली होती है। जिसके बाद में हारुतो से मना कर देता है और बोलता है कि अब हम खाने पे मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि हारुतो की पूरी फैमिली खाने पर बैठी होती है पर जो चार है वो सो रही होती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि चार को हुआ क्या है। फिर उसके बाद में उसके फादर हारुतो से पूछते हैं कि चार को असल में हुआ क्या है। जिसके बाद में हारुतो बताता है कि चार काफी टाइम से मेरे रूम में आकर एंशिएंट मैजिक को सीख रही है, इसलिए वो काफी ज्यादा थकी हुई है। फिर उसकी मॉम खुश हो जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि
चार हरुतो को काफी जगह पर फॉलो कर रही होती है जहाँ भी वो जा रहा होता है। फिर शावर में हरुतो की बहन उससे पूछती है कि तुम्हारे सीने पर ये कौन सा सिंबल है, जिसके बाद में वो बोलती है कि क्या ये सिंबल वही है जो हीरो ऑफ जस्टिस के ऊपर होता है, जिससे उसकी पहचान होती है। और वो उसकी हाँ पे हाँ मिला देता है और वो कहता है कि इस साइन के बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना है, ये हमारे बीच में एक सीक्रेट है। फिर हरुतो बोल रहा था कि कम से कम मुझे यहाँ पर तो चैन से सोने दो। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अगला दिन स्टार्ट हो चुका है और हरुतो के फादर महल छोड़कर जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैं जरा चोरों से निपट के आता हूँ। उसके बाद में चार उन्हें बाय बाय करती है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है कि आखिर कोई चोर क्यों बनना चाहता है। जिसके बाद में हरुतो उसे बताता है कि इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है और उसे रोकने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा और उस नाइंसाफी को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर हरुतो बताता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है हर किसी को खुश रख पाना। जिसके बाद में चार उससे बोलती है कि क्या ये तुम्हारा काम नहीं है चोरों को सबक सिखाना, क्योंकि तुम तो हीरो ऑफ जस्टिस हो और मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर को यहाँ पर अच्छे से यूज किया जा सकता है। जिसके बाद में हरुतो सोचने लग जाता है क्या ये एनीमे देखने के साइड इफेक्ट है जो ये बार बार हीरो ऑफ जस्टिस की बातें कर रही है। फिर वो अपनी बहन चार की आंखों में देखता है और वो बहुत ही इनोसेंट आंखों से उसे देख रही होती है और वो अपनी आंखों से कह रही होती है कि जाओ उन्हें बचाओ। फिर चार हरुतो से बोलती है कि क्या तुम मेरे आंखों के सामने में हीरो ऑफ जस्टिस के रूप में आओगे। जिसके बाद में हरुतो सोचता है कि यार हीरो ऑफ जस्टिस का रूप ये भी एक साइड इफेक्ट है एनीमे देखने का। फिर हरुतो कुछ ऐसा ही करता है और वो अपने मैजिक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कुछ ऐसा रूप ले लेता है और इस रूप में उसने अपने आप को बड़ा बना लिया है। फिर उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि वाह अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। फिर हरुतो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। फिर हरुतो बोलता है कि अब मैं उन चोरों को सबक सिखाने जा रहा हूँ। जिसके बाद में उसकी बहन बोलती है कि मैं भी आ रही हूँ, पर हरुतो बोलता है कि तुम नहीं आ सकती हो। जिसके बाद में वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर हरुतो कहता है कि ठीक है तुम मेरे इस मैजिक से मुझे दे सकती हो उनको हराते हुए। जिसके बाद में वो वापस से खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हरुतो को जो चोरों को ढूंढ रहा होता है और वो उन्हें ढूंढ भी लेता है। जिसके बाद में वो उन्हें ट्रैप भी कर देता है। फिर वो सोचता है कि यार ये मेरी बहन के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रहेगा, इसीलिए वो खुद उनके पास में जाता है और उन सभी से लड़ता है। और फिर जब वो उन सभी को बहुत बुरी तरह से हरा देता है फाइट में, तब वो देखता है कि वहाँ पर उसके फादर आ चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ में और उसके फादर उससे बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे बीच में कोई आपसी लड़ाई है, पर तुमने इन्हें क्यों मारा। फिर हरुतो सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या बोलूं। फिर वो सोचता है कि चलो मैं इस कैरेक्टर को प्ले करता हूँ और फिर वो अपने फादर से कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं हीरो ऑफ जस्टिस हूँ और मुझे इंसाफ करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर उसके फादर उससे बोलते हैं कि क्या तुम वही हो जिसने मेरी फैमिली को बचाया था। फिर हरुतो कहता है कि हाँ मुझे कुछ याद सा तो आ रहा है। फिर उसके फादर उससे बोलते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारा असल गोल क्या है। बस इंसाफ करना मेरा गोल है। फिर वो ऐसी लाइनें कह के काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। फिर वो वहां से उड़ के चला जाता है। फिर उसके फादर कह रहे होते हैं कि यार ये लोग असल में है कौन। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुतो अपने घर पे आ चुका है और वो काफी ज्यादा थका हुआ है और उसकी बहन कह रही होती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब तुम अगली फाइट कब करने वाले हो। फिर हम देखते हैं कि हरुतो अपनी सिस्टर की वजह से बार बार चोरों से लड़ने जाता है और उसकी वजह से वो काफी सारी फाइट का हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग उसे जानने लग जाते हैं और उसे नाम दे देते हैं ब्लैक नाइट। फिर हम देखते हैं कि हरुतो इन सब की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है, पर उसकी बहन की नजरों में वो बहुत बड़ा हीरो है। फिर हम देखते हैं कि हरुतो ने अपने क्लोन को सक्सेसफुली बोलने चलने और सोचने की काबिलियत दे दी है, पर यहाँ पर एक ही दिक्कत है कि वो हरुतो की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। हरुतो बताता है कि मैंने इससे काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के बनाया है, पर ये अभी भी परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी वो बोलता है कि अब मैं आराम से घूम सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि हरुतो की सिस्टर चार जाग जाती है और बोलती है कि मेरे दो भाई हैं। फिर वो उससे बोलती है कि इसमें से असली कौन सा है। जिसके बाद में वो दोनों बोलते हैं कि कोई सा नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉयल पैलेस से प्रिंस और प्रिंसेस आई हैं, पर प्रिंस काफी ज्यादा रूड होता है उसके फादर से और उसकी बड़ी बहन प्रिंसेस उसे समझा रही होती है कि इतना रूड बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हमें उन दोनों के नाम इंट्रोड्यूस होते हैं। जो प्रिंसेस होती है उसका नाम रहता है मैरियाना और जो प्रिंस रहता है उसका नाम रहता है लायोस। लायोस काफी ज्यादा घमंडी है और उसे देख के हरुतो बोलता है कि क्या ये मेरे एक्चुअल ब्रदर सिस्टर हैं। पर अपने छोटे भाई की हरकतें देखकर हरुतो काफी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि उन्होंने इसे कैसे बड़ा किया, ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। फिर हम देखते हैं कि हरुतो ऐसा सोच के जब प्रिंस लायोस की तरफ में देख रहा होता है तब प्रिंस लायोस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद में वो हरुतो से बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ लड़ाई के लिए। फिर वो कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसकी पावर लेवल 2 की है और तुम्हें अनाथालय से अडॉप्ट किया गया है, आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाने वाला हूँ। फिर उसके फादर मना कर रहे होते हैं, पर फिर भी प्रिंस लायोस फोर्स करता है। इसके बाद में अगली सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट होने वाली है और वो तलवारबाजी कर रहे हैं। हरुतो सोच रहा होता है कि यार अब मुझे इससे लड़ना होगा। फिर हरुतो अपनी पावर से उसका लेवल देखता है और बोलता है कि ये तो सिर्फ लेवल 9 का ही है, मैंने सुना है कि जो बहुत ही अच्छे मैजिशियन है वो लेवल 77 तक जाते हैं। फिर वो अपने फादर का और अपनी बड़ी बहन का लेवल चेक करता है और उनका भी 32 और 14 रहता है। फिर प्रिंस लायोस हरुतो पे हमला कर देता है, पर हरुतो से आराम से बच जाता है। फिर प्रिंस लायोस चौंक जाता है और फिर वो हरुतो से बोलता है कि तुम मुझसे बच क्यों रहे हो। जिसके बाद में हरुतो सोचता है कि यार मुझे इससे बचना नहीं है क्या, और प्रिंस लायोस से मार खाता है, पर एक्चुअली में उससे लग नहीं रही होती है क्योंकि उसने अपने ऊपर में बैरियर मैजिक इस्तेमाल किया है। फिर प्रिंस लायोस हरुतो से कहता है कि तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो। फिर जिसके बाद में हरुतो सोचता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुतो प्रिंस लायोस को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस मैरियाना काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो हरुतो के फादर से बोलती है कि क्या हरुतो सच में लेवल 2 का ही है, क्योंकि इसकी पावर को देखकर लग रहा है कि ये एडवांस स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद में उसके फादर बोलते हैं कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता है और मुझे लगता है कि इस बारे में हरुतो को भी नहीं पता है, पर फिर भी प्रिंसेस बोलती है कि इसके अंदर में तो काफी
काफी ज्यादा पावर है। लायोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से पिटा है, इसलिए वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है हारुतो के ऊपर में। और उसके बाद में हारुतो अपने मैजिक से बच जाता है। पर ये बात लायोस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती कि ये बच कैसे रहा है मेरे मैजिक से। फिर हारुतो बोलता है कि ये मेरा मैजिक है जिससे मैं तुम्हारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर ले रहा हूँ। फिर वो दिखाता है कि एक्चुअल फायर बॉल होता क्या है, जिसे देखकर लायोस के साथ में वहाँ पे मौजूद सभी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लायोस फाइनली हार मान लेता है और फिर प्रिंसेस मैरियाना हारुतो से कहती है कि मेरे छोटे भाई के ऐसे बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। फिर वो पूछती कि क्या तुम सच में लेवल 2 के हो, जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि हाँ मेरा लेवल 2 ही है। फिर वो बोलता है कि मुझे अब जाना होगा और वो वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो सोच रहा होता है कि रॉयल फैमिली को मेरा लेवल अच्छे से पता है, क्या मेरे रियल माँ बाप मेरे को ढूंढ रहे हैं। फिर वो सोचता है कि ना ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, आखिर उन्होंने तो मुझे बचपन में घर से निकाल दिया था। तो यार एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं चार को जो हारुतो की मैजिक की मदद से चोरों को चोरी करते हुए देख रही होती है, जिसके बाद में वो अपने भाई से कहती है कि देखो यहाँ पर चोरी हो रही है। और फिर हारुतो सोचने लग जाता है यार इसने तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, जब से मैंने इसे अपने मैजिक के बारे में बताया ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गई है और वो चोरों पे कुछ ज्यादा ही नजर रखने लगी है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से फ्ले आ जाती है और बोलती है कि मुझे किसी से पता चला है कि आप बुरे लोगों को मेरे बिना ही खत्म कर रहे हो, इसलिए जैसे मुझे ये पता चली तो मैं वैसे ही आपकी मदद करने के लिए आ गई। और वो कहती है कि मुझे भी आपके साथ में काम करना है, जिसके बाद में चार उसका स्वागत करती है। पर हारुतो के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं जिसके बाद में वो बोल रहा होता है यार असली प्रॉब्लम तो अब आ गई है। जिसके बाद में फ्ले बताती है कि मैंने सारे के सारे काम निपटा लिए, मैंने सारे मॉन्स्टर को वहां से भगा दिया है और वो आसपास अब नजर भी नहीं आएंगे, तो मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे से कर ली है। फिर हारुतो बोलता है कि यार शिट। फिर चार को एकदम से कुछ आइडिया आता है और बोलने लग जाती है कि क्या अब तुम दोनों मिलकर बुरे लोगों से लड़ने वाले हो, और वो कुछ ज्यादा ही अच्छा एक्सप्रेशन देती है। जिसके बाद में हारुतो बोलने लग जाता है शिट। जिसके बाद में चार बताती है कि जब भी हीरो किसी प्रॉब्लम में फंसता है तब उसे बचाने के लिए उसके दोस्त आगे आते हैं, तो भाई आपका वो दोस्त मुझे लगता है फ्ले है। फिर फ्ले कुछ ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं लॉर्ड हारुतो को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो फ्ले को बता रहा होता है कि जब हम लड़ने के लिए जाएंगे तब तुम्हें कुछ ज्यादा पावर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो चार के लिए देखना कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगा। फिर फ्ले कहती है कि मैं समझ गई। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं उन चोरों को जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज हमने कुछ ज्यादा ही अच्छी लूट करी है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर हारुतो आ जाता है अपने नाइट वाले रूप में, यानी कि अपने हीरो ऑफ जस्टिस वाले रूप में वो आ जाता है और वो चोर उससे बोलते हैं कि तुम हो कौन, मैं हूँ ब्लैक नाइट, और कुछ वो ऐसी एंट्री करता। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद में फ्ले आती है और वो भी अपनी एंट्री कुछ ऐसे देती है और वो बताती है कि मेरा नाम है रेड नाइट। फिर वो चोर बोलने लग जाता है कि तुम दोनों हो कौन। उसके बाद में फ्ले उन पर हमला करती है अपने फायरबॉल मैजिक से और वो इतनी पावर से उन पर हमला कर रही होती है, जिसके बाद में हारुतो को उन्हें बचाना पड़ जाता है अपने मैजिकल स्पेल से। फिर भी हम देखते हैं कि हारुतो उसको समझाता है कि ऐसा मत करो, पर उसके बावजूद भी फ्ले उन पर अपनी फुल पावर से अटैक कर रही होती है। ये सब देखकर हारुतो बोलता है कि यार शिट, इसको तो जो मैंने समझाया था कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो बेड पर थका हारा पड़ा हुआ है। उसके बाद में वहां पर चार आती है और बोलती है कि भाई तुम्हारी और फ्ले की जोड़ी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, तुम दोनों ने तो बहुत ज्यादा हंसाया लड़ते वक्त और तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। जिसके बाद में फ्ले सोचने लग जाती है कि मैं तो लड़ रही थी पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं लॉर्ड हारुतो की ज्यादा काम नहीं आई, पर अगले बार जब हमारी लड़ाई होगी तब मैं अपनी और भी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगी। फिर हारुतो सोचने लग जाता है कि यार ये सब मुझे वापस से करना पड़ेगा और अगर चार ने ऐसा कहा तो शायद मुझे ऐसा करना ही पड़ जाए। फिर चार फ्ले को समझा रही होती है कि तुम्हारा जो फिनिशिंग पोस्ट था ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए, और वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर हारुतो बोलने लग जाता है कि मेरे शांति भरे दिन कब वापस आने वाले हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंस लायोस को जो सोच रहा होता है कि मुझे लेवल 2 के अनाथ हारुतो ने कैसे हरा दिया, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बोलता है कि मैं तो एक प्रिंस हूँ, मैं उससे कैसे हार गया। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस लायोस को उसका अटेंडर बताता है कि आज रात की डिनर पार्टी के लिए तुम रेडी हो जाओ और तुम्हें डिनर पार्टी में चार को भी बुलाना है। और फिर उसके बाद में प्रिंस लायोस कहता है कि मुझे क्या उसको बुलाना पड़ेगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद में वो अटेंडर बोलता है कि तुम्हें मेरी बात को मानना ही पड़ेगा क्योंकि इसे योर हाइनेस ने कहा है, यानी कि ये क्वीन का ऑर्डर है। जिसके बाद प्रिंस लायोस कहता है ठीक है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चार को जो कह रही होती है कि डिनर पार्टी खत्म हो चुकी है। जिसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पर हारुतो के क्लोन को जो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम ऐसी पार्टी में मुझे ही भेजते हो, यानी कि तुम सबसे ज्यादा मुश्किल काम मुझसे ही कराते हो और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर वो ऐसा कह के बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और बेड में लेट जाता है। जिसके बाद में चार कहती है कि दूसरा भाई ठीक तो है ना। फिर चार बताती है कि मुझे कल इंस्पेक्शन के लिए जाना है। फिर हारुतो बोलता है कि क्या तुम क्यों जा रही हो, कि मुझे प्रिंस ने इन्वाइट किया है। फिर हारुतो बोलता है कि क्या। फिर हारुतो को इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए सोचता है कि इस बार मैं अपने क्लोन को नहीं भेजूंगा बल्कि मैं खुद ही जाऊंगा चार के साथ में। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो कल वाले रास्ते को चेक करने लग जाता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और जब वो रास्ते को चेक कर रहा होता तब उसे वहाँ पर एक मैजिशियन का ग्रुप दिखता है जो वहाँ पर कुछ स्पेल पढ़ रहे होते हैं, यानी कुछ मैजिक को कर रहे होते हैं। फिर हारुतो को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उनके पास में जाता है हीरो ऑफ जस्टिस बन के। फिर उसे देख के वो सब वहाँ पर चौंक जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन। फिर हारुतो बताता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुमको देखा, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे पूछने आ गया कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, और मैं मार्ग्रेव गोल्ड जेनफिश की साइड से हूँ। जिसके बाद में वो मैजिशियन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलते हैं कि तुम मार्ग्रेव के आदमी हो, और वो अपने साथी मैजिशियन से कहता है कि इस पर हमला करो, इसे यहाँ से बच के बिल्कुल भी जाने मत दो। फिर वो उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, और वो अपने एक ही मैजिक से उन सभी की सिट्टी बिट्टी कूल कर देता है। फिर वो मैजिशियन का लीडर बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से हमें हराने बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, और वो अपने मैजिक से वहाँ पर मॉन्स्टर को बुलाता है।
स्केलेटन टाइप के मॉन्स्टर, जिसे देख के हरुतो बोलता है कि ऐसे स्केलेटन से तो मैंने कभी नहीं लड़ा है और आज ये मेरी पहली लड़ाई होने वाली है, लगता है कुछ मजा आने वाला। फिर वो एक एक करके उन सभी स्केलेटन मॉन्स्टर को खत्म करने लग जाता है, पर वो देखता है कि वो वापस से बार बार आ रहे होते हैं, यानी कि जैसे ही वो उन्हें खत्म करता है वो वापस से जुड़ जाते हैं और उस पर हमला करने आ जाते हैं। इसके बाद में वो देखता है कि उन स्केलेटन के ऊपर में एक रेड कलर का स्टोन जड़ा हुआ है, इसीलिए वो उनके स्टोन में काबू कर लेता है और वो उसके साइड से लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद में वो मैजिशियन का लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहां पर एक और मॉन्स्टर को अपीयर करता है जो होता है गोलम, और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो गोलम आते ही हरुतो के ऊपर में हमला करता है और हरुतो बहुत दूर जाके गिरता है। जिसके बाद में हरुतो समझ जाता है कि यार इसके अंदर में तो बहुत ज्यादा पावर है, ये ऐसे नहीं हारने वाला है। जिसके बाद वो थोड़े बहुत और अटैक करता है गोलम के ऊपर में और उससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसीलिए वो अपने मैजिक से उसके सीने में जो स्टोन बना होता है उस पर हमला करता है और उससे वो उस गोलम को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद में मैजिशियन का लीडर बोलने लग जाता है कि तुमने इसे कंट्रोल कैसे किया। जिसके बाद में हरुतो बताता है कि मैंने उस पर अपने मैजिक से हमला किया उसके स्टोन पे और उसकी वजह से मैंने उस पर काबू कर लिया। और फिर उसके बाद में वो मैजिशियन का लीडर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने इतनी आसानी से इस पे काबू कैसे कर लिया। फिर हरुतो सुनने लग जाता है कि अच्छा तो क्या ऐसा हुआ है क्या। फिर हरुतो उनसे पूछता है कि तुम्हारा लीडर है कौन। जिसके बाद में उन सभी को कैदी बना देता है अपने स्केलेटन मॉन्स्टर की मदद से और वो उनके लीडर से बोलने लग जाता है कि तुम अपना नाम बताओ और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। फिर वो लीडर उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता है। जिसके बाद में हरुतो को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सभी साथी को जिंदा गाड़ दूंगा अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर वो ऐसा ही करता है, वो उन्हें गाने लग जाता है। इसके बाद में उस मैजिशियन के सारे साथी चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। फिर उनका लीडर बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा पर इन्हें छोड़ दो। फिर हरुतो बोलता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा गोल क्या है और तुम्हें किसने भेजा। फिर वो बताता है कि मैं इन मैजिशियन का लीडर हूँ और जो हमारा मेन मैजिक है वो है समनिंग का, यानी कि हम मॉन्स्टर को अपने मैजिक से बुला सकते हैं और हमें कंट्रोल किया जाता है क्यून के द्वारा। जिसके बाद में वो बताता है कि कल इंस्पेक्शन टीम यहाँ से जाने वाली इस रास्ते से और हमें ऑर्डर मिला है कि हमें कल के दिन में यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को छोड़ना है ताकि वो उन पर हमला कर पाए, इसलिए हम यहाँ पर अपने मैजिक को तैयार कर रहे थे। फिर हरुतो बोलता है कि तुम्हें इस राज्य की महारानी से ऑर्डर मिला है, पर क्यों, बताओ मुझे उनका मकसद है क्या। के बाद में वो लीडर बताता है कि महारानी का गोल है कि वो 4 को खत्म करना चाहती है। फिर हरुतो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो सोचने लग जाता है कि महारानी ऐसा क्यों करना चाहती है, क्यों वो मेरी बहन के पीछे पड़ी है। फिर वो लीडर बताता है कि जो 4 के अंदर में खूबी है वो एक ना एक दिन महारानी से ज्यादा उभर के सामने आएगी और ऐसा महारानी नहीं चाहती है कि कोई उनसे ज्यादा ताकतवर लड़की एग्जिस्ट करे, इसीलिए वो बाकी एम्पायर से मदद मांग रही है ताकि वो 4 की पूरी फैमिली को खत्म कर सके। पर उन्होंने 2 बार हमला किया पर वो दोनों के दोनों हमले जो थे वो बेकार चले गए, इसलिए उसके बाद में महारानी ने हमें ऑर्डर दिया इस मिशन को पूरा करने के लिए। फिर हरुतो बोलता है कि जरा रुकना, तो जो मेरे डैड पे हमला हुआ था और जो मेरी मॉम और मेरी बहन पे हमला हुआ था वो सब क्या महारानी ने करवाया था। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए उन्होंने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, वो अपनी पोजीशन को संभालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि हरुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका जो मैजिक है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और गोलम मॉन्स्टर उन सभी मैजिशियन के ऊपर में हमला करने लग जाता है। फिर हरुतो उस गोलम से बोलता है जरा रुकना, फिर वो गोलम रुक जाता है। फिर हरुतो कहता है कि जो भी लोग उस चीज को छीनना चाहेंगे जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा है तो वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरी रियल मदर ही क्यों ना हो। तो अब मुझे उनके साथ में क्या करना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुतो अपनी बहन के साथ में जा रहा होता है उस रास्ते से जहाँ पर उन पर कल हमला होने वाला था और उस घोड़ा गाड़ी के अंदर में हम देखते हैं कि प्रिंसेस और प्रिंस दोनों मौजूद होते हैं और 4 प्रिंस लायोस से कहती है कि तुम इतने ज्यादा उदास इसलिए बैठे हो ना क्योंकि तुम मेरे भाई से हारे हो, पर तुम्हें ऐसा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे भाई से बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हो। तुम्हें तो इस बात की खुशी बनानी चाहिए कि तुमने मेरे भाई के ऊपर में कुछ हमले कर पाए। फिर हम देखते हैं प्रिंस लायोस को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद में प्रिंसेस भी प्रिंस लायोस से कहती है कि हारने में तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसमें कोई शर्म करने वाली चीज ही नहीं है। फिर हरुतो बोलता है कि तुम दोनों को चुप हो जाना चाहिए। जिसके बाद में प्रिंस लायोस कहता है कि तुम्हें तो पीछे बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और वैसे भी तुम मैजिक का तो यूज नहीं कर रहे थे तो तुमने किया क्या। फिर हरुतो बताता है कि अगर मैं सोचूं कि मेरी पावर बढ़ जाए तो मेरे सोचने से ही मैं ताकतवर बन जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस और प्रिंसेस दोनों हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। फिर हरुतो सोचने लग जाता है कि ऐसा ही वजह जब मैंने अपने फादर और बाकी सबको बताई तब वो मेरी वजह से सहमत थे तो इन्हें क्या हुआ। फिर 4 बोलती है कि यही है मेरा भाई। फिर प्रिंस लायोस बोलता है कि क्या तुम डेमी डीमन तो नहीं हो। फिर वो बोलता है कि इसके केस में मुझे ऐसा ही लगता है। फिर हरुतो बोलता है कि डेमी डीमन क्या होता है। जिसके बाद में 4 बताती है कि जब डीमन और इंसान शादी करते हैं तो उनका जो बेटा होता है या बेटी होती है उनके अंदर में डेमी डीमंस वाले शक्ति आ जाती है और कुछ स्पेशल पावर भी उनके अंदर में आ जाती है। फिर प्रिंसेस बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता कि हरुतो डेमी डीमन है क्योंकि उसके सर में कोई भी सींग नहीं है और उसके कान भी नॉर्मल है। फिर 4 बताती है कि मेरे भाई की जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है और मैंने खुद देखा है। फिर प्रिंसेस और प्रिंस शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो खेत के अंदर में पहुंच गए हैं जहाँ पर आटा उगाया जाता है। फिर हरुतो बोलता है कि मैंने पहली बार ही वीट का फार्म देखा है। फिर हम देखते हैं कि 4 बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन खेतों में घूमने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हरुतो अपने फादर से बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है। फिर उसका फादर बोलता है कि क्या बात है हरुतो, ये तो बहुत ज्यादा कम होता है कि तुम्हें सामने से मुझसे बात करनी हो, मुझे लगता है कि ये जो बात है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसके बाद में हरुतो
हरुतो अपने फादर से बोलता है कि आप ऐसा एज्यूम करिए कि जो हमारी राज्य की महारानी है वो चार को जान से मारना चाहती है। जिसके बाद में उसके फादर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर उसके फादर बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जो मुझे कल रात को लेटर मिला था ब्लैक नाइट की तरफ से, उसने वो जो जादूगरों को हराया है वो महारानी की तरफ से आए थे। फिर उसके फादर बोलते हैं कि मुझे पहले से पता था कि महारानी को मैं हमेशा एक दुश्मन की तरह लगाऊं, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी छोटी बेटी चार के पीछे है, पर क्योंकि वो महारानी है इस पूरे साम्राज्य की, इसलिए मैं उन पर हमला बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद में हरुतो बोलता है कि ऐसी महारानी को तो गायब हो जाना चाहिए। जिसके बाद में उसके फादर उससे बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और वो उससे बोलते हैं कि जो हमारा साम्राज्य है वो बिना क्वीन के खत्म हो जाता बहुत पहले ही। फिर हरुतो उनसे बोलता है कि ऐसा क्यों। फिर उसके बाद में उसके फादर उसे बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे उससे 2 साल पहले में महारानी जो है वो महाराजा के अंडर में एक सोल्जर के रूप में काम करती थी और उन्होंने डीमन किंग को खत्म किया था। जिसके बाद में वो सबके नजरों में हीरो बन गई थी और उसके बाद में उन्होंने महाराजा से शादी कर ली थी और तब से उनके पास में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है पूरी जनता का। फिर हरुतो सोचने लग जाता है कि अगर वो इतनी ही ज्यादा अमेजिंग थी तो मुझे उन पर हमला बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर उसके बाद में उसके फादर उसे बताते हैं कि ये जो हीरो वाली स्टोरी है वो चेंज हो सकती है अगर कोई महारानी से भी ज्यादा ताकतवर लड़की सामने आए तो। फिर हरुतो बोलता है कि आप क्यों नहीं बन जाते हो किंग। जिसके बाद में हरुतो के फादर उसे बताते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं किंग नहीं बनना चाहता हूँ, पर मैं इंतजार करूंगा तब तक जब तक चार बड़ी नहीं हो जाती है। चार जो है बहुत ज्यादा तेजी से सीख लेती है हर चीज को और वो ऐसी लड़की है जो मुझे लगता है कि आगे जाके इस पूरे साम्राज्य को लीड कर सकती है, एक क्वीन के रूप में आगे आ सकती है। और हमें आज तक चार का कोई भी लोएस्ट लेवल पता नहीं चला है, उससे अपने बारे में काफी चीजें नहीं पता है, पर उसके अंदर में काफी सारा टैलेंट है और एक ना एक दिन वो महारानी को भी पीछे छोड़ देगी। जिसके बाद में हरुतो सोचता है कि अच्छा तो चार के अंदर में महारानी से भी ज्यादा ताकत है। जिसके बाद में हरुतो बोलता है कि मैं चार को तब तक बचाऊंगा जब तक वो अच्छी महारानी नहीं बन जाती। फिर हरुतो बोलता है कि मुझे लगता है कि महारानी जो है वो अब मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी करने वाली है। और फिर वो बोलता है कि चलो 10 साल बाद अपने पेरेंट्स से वापस से मिला जाए। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं महारानी को अपने महल के अंदर में, जहाँ पर उनके आगे में हम देखते हैं कुछ सोल्जर को जो बता रहे होते हैं कि वो चार को मारने में कामयाब नहीं हो पाए हैं और उनके रास्ते में बार बार एक ही इंसान बीच में आ रहा है और उसका नाम है ब्लैक नाइट। उसी ने ही जो बॉर्डर पे चोर आए थे उनको खत्म किया था और उसी ने हमारे समनर मैजिकल ग्रुप को खत्म किया था। जिसके बाद महारानी उनसे बोलती है, तो उसके बाद महारानी उनके ऊपर में ड्रिंक फेंक देती है और बोलती है कि ये तीसरी बार है जब तुम अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए हो। तुम लोग कैसे सिपाही हो जो अभी तक एक छोटी सी बच्चे को नहीं मार पाए? क्या तुम्हें पता नहीं कि वो छोटी सी बच्ची मेरे लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या कहा तुमने ब्लैक नाइट? उसकी इतनी हिम्मत जो बार बार मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है। फिर उसके बाद महारानी तलवार निकालती है और बोलती है कि इसी तलवार से मैंने डीमन लॉर्ड को खत्म किया था, तो मेरे लिए ब्लैक नाइट क्या चीज है? और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर हरुतो हीरो ऑफ जस्टिस वाले रूप में यानी कि ब्लैक नाइट के रूप में महारानी के सामने आ जाता है और उसे वहाँ पर देखकर वहाँ मौजूद सभी सोल्जर चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अंदर कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके बाद में हरुतो उन सभी सोल्जर्स को अपने मैजिक से बेहोश कर देता है। जिसके बाद में महारानी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो ब्लैक नाइट से पूछती है कि तुमने इस महल के स्ट्रॉन्ग बैरियर मैजिक को कैसे पार किया और यहाँ पर आए? जिसके बाद में हरुतो कहता है कि ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल था, तुम्हारा ये मैजिक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा तो तुम तो वैसे ही हो जैसे मैंने लोगों की बातों से सुना था। जिसके बाद में महारानी उसके ऊपर में हमला कर देती है अपने मैजिकल स्पेल से, जिसे देखकर हरुतो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसके बाद में महारानी उसको अपने पूरे मैजिकल स्पेल में कैद कर देती है और फिर वो हंसने लग जाती है जोर जोर से और बोलती है कि तुम तो इससे निकल नहीं पाओगे। पर जैसी वो कहती है वैसे ही हरुतो उसके स्पेल से बाहर आ जाता है और उसके बाद में महारानी उसके ऊपर में वापस से हमला करती है, पर हरुतो अपने बैरियर मैजिक से वापस से उसके हमले से बच जाता है। जिसके बाद में महारानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने फायर मैजिक से हरुतो के ऊपर में हमला करती है और हरुतो को वो लग जाता है, जिसे देखकर महारानी जोर जोर से हंसती है और हरुतो भी जमीन पर आ जाता है। पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतना सब हमला करने के बावजूद भी हरुतो को एक खरोच भी नहीं आए। जिसके बाद में हरुतो महारानी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ क्योंकि तुम्हारे पास में बहुत प्रकार के मैजिकल पावर है। फिर हम देखते हैं कि वो ऐसा बोल के महारानी के ऊपर में अचानक से हमला करता है और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसे देखकर महारानी बोलती है कि इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है। फिर हरुतो भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे वाले अटैक को रोक लिया, इसका मतलब कि मुझे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने में अब हिचकना नहीं चाहिए। और उसके बाद में वो महारानी के ऊपर में एक के बाद एक अटैक करता है और फिर महारानी डिसाइड करती है कि अब वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी। इतनी पावर तो मैंने डीमन लॉर्ड के पास भी नहीं देखी थी और वो तलवार लेके हरुतो की ओर भागते हुए आती है। पर हरुतो अपनी खुद की तलवार निकालता है और उस तलवार से वो महारानी को हरा देता है और फिर महारानी बुरी तरह से हार जाती है। जिसके बाद हरुतो महारानी से कहता है कि मैं तुम्हें अब सजा देने वाला हूँ, उसके लिए तैयार हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि हरुतो महारानी को गले में एक लोहे की जंजीर जैसी चीज पहना देता है और उसे पहनने के बाद महारानी कहती है कि ये क्या है। फिर हरुतो बताता है कि अगर तुमने इसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश करी तो तुम वहीं पर ही मारी जाओगी। फिर महारानी उससे पूछती है कि मुझे इस तरह बेइज्जत करने की वजह क्या है, तुम मेरे साथ में क्या करना चाहते हो? फिर हरुतो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी खत्म कर सकता हूँ। फिर वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मार्गरेट गोल्ड बेनिफिस फैमिली के बीच में नहीं आओगी और उनको परेशान नहीं करोगी, और अगर तुमने किसी भी तरह से इस डील को खत्म करने की सोची तो तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि महारानी बहुत ही ज्यादा गुस्से में और वो जोर जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है कि इसने मुझे
बंधक बना लिया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हारुतो को फ्ले के साथ में, जहाँ फ्ले हारुतो से बोल रही होती है कि तुमने उसे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया। इसके बाद में हारुतो जवाब देता है कि अभी मैं चाहता हूँ कि शांति बनी रहे, इसीलिए मैंने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि 5 साल अब बीत चुके हैं और हारुतो, फ्ले और उसकी बहन 4 बर्फ में खेल रहे होते हैं, जहाँ पर हारुतो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब 5 साल बीत चुके हैं पर अभी तक महारानी ने हमारी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं किया है, ये काफी अच्छी बात है। तो ये जो 5 साल है वो बहुत ही ज्यादा आराम से गुजरे हैं, पर यहाँ की जो सर्दी है यार ये तो बहुत ही ज्यादा है। फिर हम देखते हैं कि 4 हारुतो को दिखा रही होती है कि मैंने देखो स्नो से क्या बनाया है। फिर उसके बाद में फ्ले भी बोलती है ये देखो मैंने भी क्या बनाया है। फ्ले ने बहुत ही खूबसूरत कासल बनाया होता है जो उसी के फादर का कासल होता है, जिसे देखकर हारुतो बोलता है कि यार तुम हमेशा बेकार की चीजों में ही एक्सपर्ट हो। फिर हारुतो फ्ले से पूछता है कि इतनी ठंडी में तुमने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है। जिसके बाद में फ्ले कहती है कि आप ही ने मुझे ये कपड़े दिए थे इसलिए मैंने वाले कपड़े पहन रखे हैं। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि ये लो सर्दी वाले कपड़े पहनो। और फिर वो फ्ले से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे पूछ लिया करो। जिसके बाद में 4 बोलती है कि मुझे कुछ चाहिए, क्या आप मेरी इस विश को पूरी कर सकते हो। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि तुम्हारी विश क्या है, और फिर 4 उसके कान में उसे बताती है कि तुम्हें ये करना है। जिसके बाद में हारुतो वही सब करता है, यानी कि उसकी बहन ने उससे कहा होता है कि तुम्हें हीरो ऑफ जस्टिस वाली लाइन बोलकर सामने में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देना है अपनी मैजिकल पावर से। फिर हम देखते हैं कि हारुतो ऐसा ही करता है और उसके बाद में 4 बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसी टाइम वहाँ पर हारुतो के फादर और मदर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये गड्ढा किसने किया। और फिर हारुतो अपने मैजिक से अपना क्लोन हीरो ऑफ जस्टिस को वहाँ पर बुलाता है और फिर अपने फादर और मदर से कहता है कि ये सब इसने किया है। जिसके बाद वो इस सिचुएशन से बच जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो अपने फादर से बात कर रहा होता है, जहाँ पर उसके फादर उसे बता रहे होते हैं कि इतना टाइम हो गया है कि उन्होंने हमारे ऊपर में अभी तक कोई भी हमला नहीं किया है। ये बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है, पर मैंने सुना है कि महारानी के गले में कुछ लोहे की जंजीर टाइप की चीज है जो वो अपने गले से कभी भी नहीं उतारती है और वो हमेशा एक ही रूम के अंदर में रहती है। और उनके आसपास के लोग ये कहते हैं कि ये शायद कोई अजीब सा फैशन है, पर मुझे लगता है कि किसी ने उसके साथ में कुछ ऐसा किया है। फिर हारुतो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मेरी पूरी की पूरी जिंदगी शांति से गुजरने वाली है, अब मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर एकदम से उसके फादर उससे बोलते हैं कि हारुतो तुम्हें स्कूल को ज्वाइन करना है जैसी गर्मी आएंगी तो। जिसे सुनकर हारुतो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो अपने फादर से बार बार कहता है कि मैं स्कूल को ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो और उसके फादर एक लाइब्रेरी के अंदर में बैठे होते हैं, जहाँ पर हारुतो के फादर उससे वापस से कहते हैं कि तुम्हें स्कूल को ज्वाइन करना है। फिर वापस से हारुतो मना करता है, पर उसके बाद में हारुतो के फादर कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें स्कूल को ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि किंग ने ऐसा कहा है और उन्होंने तुम्हारा नाम स्कूल में दे भी दिया है। फिर हारुतो बोलता है कि आखिर महाराजा क्यों मेरा नाम देना चाहेंगे। जिसके बाद में उसके फादर बताते हैं कि मुझे लगता है कि प्रिंसेस मैरियाना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है और उसी ने कहा होगा महाराजा को कि वो तुम्हारा नाम स्कूल में दे। इसके बाद महाराजा भी मना नहीं कर पाए होंगे। और इसके अलावा मैंने सुना है कि प्रिंस लायोस भी उस स्कूल को ज्वाइन करने वाला है और वो तुम्हारी क्लास में ज्वाइन करेगा। जिसे सुनकर हारुतो बहुत ही ज्यादा नाखुश दिखाई देता है। पर इसके अलावा मुझे एक और चीज लगती है, मुझे लगता है कि महारानी प्रिंसेस के साथ में मिलकर कुछ प्लान बना रही है। फिर हारुतो के फादर ये बोलते हैं कि मैं खुद चाहता हूँ कि तुम स्कूल को ज्वाइन करो क्योंकि तुम एक कमरे के अंदर में ही रहते हो। माना कि ये अच्छी बात है कि तुम कमरे के अंदर में स्टडीज करते हो, अपनी मैजिकल पावर में फोकस करते हो, एंशिएंट मैजिक सीखते हो, पर इसके अलावा तुम्हें बाहर घुलना मिलना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अपने फादर की वाली बातें सुनकर हारुतो बोलता है कि ठीक है मैं स्कूल जाऊंगा। फिर उसके फादर उससे बोलते हैं कि अगर तुम स्कूल को ज्वाइन करने वाले हो तो उसके लिए तुम्हें एक सर्वेंट की भी जरूरत होगी और वो बताते हैं कि तुम वहाँ पर फ्ले को लेकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। फिर इतने में हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में वहाँ पर हारुतो की मॉम आ जाती है और वो बोलती है कि अगर हारुतो कोई अटेंडेंट को लेकर जाना चाहता है तो मैं जा सकती हूँ। जिसके बाद में हारुतो साफ साफ मना कर देता है, बोलता है कि आप नहीं आ सकती हो क्योंकि वहाँ पर कोई भी अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं आता है। जिसके बाद में उसके फादर उससे बोलते हैं कि अभी बहुत टाइम है, तुम बाद में मुझे सोच के बताना कि तुम किसे लेकर जाना चाहते हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हारुतो को जो अपने क्लोन से बातें कर रहा होता है कि तुम मेरी जगह पे स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो। मेरा प्लान ये है कि तुम स्कूल में जाके कुछ गड़बड़ कर देना जिससे तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए और उसके बाद में जो महाराजा है उन्हें भी अपने लिए गए डिसीजन पर थोड़ा शक हो और जब तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो फादर भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। जिसके बाद में क्लोन बोलता है कि ये काम तो तुम भी कर सकते हो। फिर हारुतो जवाब देता है कि हाँ मैं कर तो सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर लूंगा अगर मुझे कोई सताएगा तो। इसके बाद में क्लोन बोलता है कि अच्छा तुम ये सह लोगे कि कोई मुझे सताए। फिर हारुतो उससे कहता है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो चेंज भी किया जा सकता है। जिसके बाद में वो क्लोन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझसे पहले कितने क्लोन बना रखे हैं। जिसके बाद में हारुतो बोलता है कि मैंने एक भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे 4 ने मना कर दिया था और बोला था कि दूसरे वाले भाई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, इसीलिए मैंने और क्लोन नहीं बनाए। और पर उसके बाद में भी हारुतो का क्लोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुमने इस बारे में सोचा था मतलब। जिसके बाद में हारुतो से कैसे तैसे करके मना लेता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुतो अपने महल से कोसों दूर एक फार्म हाउस में बैठा हुआ है और आराम कर रहा है, जहाँ पर वो अपना मस्त गेम खेल रहा है जो उसने अपने मैजिक से बनाया है। फिर इतने में वहाँ पर देखते हैं कि 4 आ जाती है फ्ले के साथ में और वो उससे कहती है कि अब मुझे एक एनीमे देखना है। फिर हारुतो बोलता है ठीक है देख लो। फिर जैसे ही 4 का एनीमे खत्म होता है तो वो अपने भाई को बताती है कि आजकल मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ जा रहा है और महल से यहाँ पर आना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। फिर हारुतो बोलता है कि मेरे पास में एक रास्ता है जिससे तुम आराम से महल से यहाँ पर आ सकती हो। और फिर उसकी बहन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि क्या तुमने एक और मैजिक ढूंढ लिया है। जिसके बाद में हारुतो बताता है कि मैंने एक टेलीपोर्टेशन मैजिक बनाया है और वो उससे चीजें ट्रांसफर
ट्रांसफर कर पा रहा है, पर उसने अभी तक ये चेक नहीं किया कि उससे कोई जीता जागता इंसान भी जा सकता है। इसके बाद में फ्ले उससे कहती है कि क्यों ना ये तुम अपने क्लोन पर चेक कर लो। फिर हरुतो बोलता है कि हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। फिर वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से अपने क्लोन के रूम में दरवाजा खोलता है और उससे बोलता है कि क्या तुम इससे पार जाओगे। फिर वो क्लोन साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ। फिर फ्ले बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस दरवाजे से घुस के उस क्लोन को हरुतो के पास लेकर आती है और उसे बहुत बुरा मारती है। और जब ये सब होता है तो हमें पता चल जाता है कि हरुतो के टेलीपोर्टेशन मैजिक से इधर उधर जाया जा सकता है। फिर इसके बाद में हरुतो अपनी बहन 4 से कहता है कि ये लो दरवाजा, इससे तुम महल और यहाँ पर आसानी से आ जा सकती हो। फिर हरुतो बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल गया कि मुझे अटेंडेंट को ढूंढना था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि हरुतो अपने फार्म हाउस में मजे से गेम खेल रहा होता है और उतने में उसे याद आता है कि मुझे अटेंडेंट ढूंढनी है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हरुतो के आसपास में फ्ले और 4 काम कर रही होती हैं और जैसे ही हरुतो अटेंडेंट कहता है तो वैसे ही वो उसे शक की निगाहों से देखने लग जाते हैं। जिसके बाद में हरुतो फार्म हाउस से बाहर चला जाता है और उनसे बोलता है कि मैं अभी आने वाला हूँ, और वो बाहर जाता है अटेंडेंट को ढूंढने के लिए। तो जब हरुतो जंगलों में घूम रहा होता तो बोलता है कि यार अभी तो मैं बार बार बचा, अभी मेरे मुंह से अटेंडेंट निकल ही गया था और उन लोगों ने सुन लिया था, और अगर मैं फ्ले को बताता कि मुझे दूसरी अटेंडेंट चाहिए तो वो शायद मुझे कभी माफ नहीं करती। पर अभी मेरे पास में 3 महीने हैं, मैं आराम से उसे ढूंढ लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं हरुतो को जंगल में जाते हुए, जहाँ पर उसे एक गाँव दिखता है और वहाँ पे वही मॉन्स्टर होते हैं जिससे उसने हराया होता है, वो स्केलेटन मॉन्स्टर। पर यहाँ पे सबसे अलग बात तो ये होती है कि वो सभी के सभी मॉन्स्टर इंसानों की तरह वहाँ पर घर बनाकर रह रहे होते हैं। जिसके बाद में उस गाँव का मुखिया हरुतो को देखते ही बोलता है, मास्टर आप आ गए। जिसके बाद में हरुतो बताता है कि जब मैंने इन्हें हराया था उसके बाद से इन सभी ने ठान लिया था कि ये मेरे को हर जगह फॉलो करेंगे, और उसके बाद में मैंने उन्हें याली जगह दे दी थी, पर मैंने नहीं सोचा था कि यार ये इतना बढ़िया घर वर बनाकर यहाँ पर रहेंगे। जिसके बाद में हरुतो बताता है कि ये जो स्केलेटन जो सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ का कमांडर है और ये यहाँ पर सबको मैनेज करके रखता है। फिर हम देखते हैं कि उनकी स्केलेटन के गाँव के अंदर में यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर भी रहने आ चुके हैं। जिसके बाद में स्केलेटन का कमांडर उन्हें बताता है कि ये जो अलग अलग मॉन्स्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं इन्हें फ्ले यहाँ पर लेकर आई है, और ये सभी के सभी जो मॉन्स्टर यहाँ पर रह रहे हैं वो सभी मेरी बातों को मानते हैं और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद में हरुतो कहता है कि यार तो देखते देखते मॉन्स्टर का टाउन बनता जा रहा है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जिसके बाद में स्केलेटन का कमांडर हरुतो से कहता है कि चलो मैं आपको और भी जगह दिखाता हूँ। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्केलेटन है वो फार्मिंग कर रहे होते हैं और उन्होंने एग्रीकल्चर में भी अपना हाथ आजमा लिया होता है, और उन्होंने इस साल बहुत ही बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट भी कर लिया है। और इतनी सारी सब्जियां देखकर स्केलेटन का लीडर बोलता है कि अब हमें और भी मेंबर लेके आने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और फिर उसे सुन के हरुतो बोलता है कि क्या यहाँ पर और भी लोग आने वाले हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो स्केलेटन का लीडर होता है वो बहुत ज्यादा बोलता है और हरुतो उसको देखकर यही बोल रहा होता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा लॉयल है मेरे लिए, पर अगर ये कम बोले तो अच्छा लगेगा, पर अगर इसके चेहरे पर मांस होता और अगर ये कुछ इंसानों की तरह दिखता तो यही मेरे अटेंडेंट बन सकता था। पर इसकी एक ही प्रॉब्लम है यार, ये बहुत ही ज्यादा बोलता है और अगर मुझे ये हर दिन सुनना पड़े तो मैं शायद पागल भी हो जाऊंगा। फिर स्केलेटन का लीडर हरुतो से बोलता है कि क्या हुआ, मैंने कोई गलती तो नहीं करी है। जिसके बाद में हरुतो बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हुआ। जिसे सुनकर स्केलेटन का लीडर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो हरुतो से बोलता है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। फिर उसके बाद में वापस से स्केलेटन का लीडर बोलता है कि चलो मैं आपको और भी जगह दिखाता हूँ, और उसके बाद में हरुतो मना कर देता है और बोलता है कि मुझे अभी कहीं अर्जेंटली जाना है, और वो वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और हरुतो नदी किनारे बैठा होता है और बोल रहा होता है कि यार मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और फिर वो सोच रहा होता है कि जो मैंने जगह मॉन्स्टर को दी थी वो उनके लिए अब स्वर्ग बन चुकी है। इतना सब वो सोच रहा होता है कि इतने में हम देखते हैं कि वो गोलम जिसे हरुतो ने अपने साइड कर लिया था वो भी उन मॉन्स्टर के गांव के अंदर में रहती है और वो हरुतो को बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। जिसके बाद में हरुतो उस गोलम से पूछता है कि क्या तुम्हें ये मॉन्स्टर का गांव पसंद आया। जिसके बाद में वो गोलम वापस से कहती है कि मुझे आप पसंद हो। जिसके बाद में हरुतो वहां से चला जाता है और वो जंगल में सोच रहा होता है कि यार अटेंडेंट को ढूंढना तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि हरुतो अपने फार्म हाउस में वापस आता है जहाँ पर फ्ले उससे पूछती है कि आप कुछ अटेंडेंट के बारे में बातें कर रहे थे, और वो उसे घूरने लग जाती है। जिसके बाद में हरुतो सोचता है कि यार ये ऐसी बातों को तो बहुत जल्दी सुन लेती है। फिर जिसके बाद में वो अपने मन में सोचता है कि क्यों ना मैं फ्ले को ही लेकर चले जाऊं, पर फिर उसे याद आता है कि उसके फादर ने उसे कहा था कि वो फ्ले को बिल्कुल भी लेकर नहीं जा सकता है। फिर हरुतो फ्ले के क्वेश्चन का जवाब देता है और बोलता है कि मैं जिस बारे में भी बात कर रहा हूँ वो तुमसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, और उसे सुनकर फ्ले की कुछ ऐसी हालत हो जाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि 4 हरुतो को बता रही होती है कि वो हीरो ऑफ जस्टिस को एक और नाम से भी पुकार सकती है, और वो कैरेगर करके कुछ नाम बताती है जिसको सुनकर हरुतो बोलता है कि यार ये तो जर्मन नाम है, और फिर वो उसको देखकर कुछ ऐसा रिएक्ट करता है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि 4 फ्ले के साथ में मॉन्स्टर के गाँव जाती है जहाँ पर वो मॉन्स्टर के लीडर से बात करती है जो उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे इनने याला मॉन्स्टर गाँव बनाया और कैसे इसमें मास्टर इन्वॉल्व है। जिसे सुन के 4 कहती है कि मेरा बड़ा भाई तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिर 4 उस मॉन्स्टर के लीडर से कहती है कि क्यों ना हम इस गाँव को नाम दें, और फिर वो नाम डिसाइड करती है पैंडेमोनियम। जिसे सुनकर फ्ले और वो मॉन्स्टर का सरदार दोनों खुश हो जाते हैं। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है और उसके बीच में हम देखते हैं ड्रैगन को जिसे बहुत सारे एडवेंचरर मारना चाहते हैं, और उनसे बच के वो ड्रैगन हरुतो और उसके फादर की टेरिटरी के अंदर में आ जाता है। फिर हम
देखते हैं कि हरुतो के फादर ने उसे बुलाया होता है और उसे बता रहे होते हैं कि हमारे बॉर्डर के पास में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर घायल हालत में पड़ा हुआ है और उससे साइड के एम्पायर ने घायल किया है और वो हमारे टेरिटरी में घायल हालत में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ्ले तुम जाकर उस ड्रैगन को कुछ करो, क्योंकि तुम भी एक डीमन हो। फिर फ्ले साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड हरुतो की ही ऑर्डर्स मानती हूँ। फिर हरुतो भी वही बोलता है कि जाओ फ्ले उस ड्रैगन को संभालो। फिर उसके बाद में भी फ्ले थोड़ी सी हिचक रही होती है, जिसके बाद में हरुतो फ्ले से पूछता है कि क्या बात है, क्या तुम्हारे इसके पीछे में कोई वजह है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। फिर फ्ले बताती कि जब हमारी इंसानों और डीमंस के बीच में लड़ाई हुई थी तब मैंने कहीं पर भी ब्लू ड्रैगन्स को नहीं देखा था, क्योंकि वो उस लड़ाई से छुपकर भाग गए थे और मुझे उन जैसे लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं करनी है। फिर हरुतो बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। फिर हम देखते हैं कि चार वो सारी बातें सुन रही होती है और उसके बाद में वो फ्ले से कहती है कि क्यों ना तुम उस ड्रैगन की जाकर मदद करो, हमें सबकी मदद करनी चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो। फिर हरुतो कहता है कि अगर मेरी बहन ने कह दिया है तो इसका मतलब ये हम करने ही वाले हैं, और उसके बाद में फ्ले भी तैयार हो जाती है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्ले और हरुतो बॉर्डर के अंदर में पहुंच चुके हैं, जहां पर हरुतो अपने हीरो ऑफ जस्टिस वाले रूप के अंदर में और वो अपने मैजिकल पावर से ड्रैगन को ढूंढ लेता है और उसे पता चलता है कि वहां पर एडवेंचरर भी आ रहे हैं, इसीलिए वो जल्दी करते हैं, घायल ड्रैगन को देखते ही मारने वाले हैं। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवेंचरर को वो ड्रैगन मिल चुकी है और वो उसे मारने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैजिकल पावर का और हथियारों का। और उसी टाइम वहां पर हरुतो और फ्ले आ जाती है और हरुतो उस ड्रैगन को आते ही अपने मैजिक से ठीक कर देता है। जहां पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि फ्ले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है एडवेंचरर्स पर और वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है उन्हें भस्म करने के लिए। पर इतने में हम देखते हैं कि हरुतो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि फ्ले तुम क्या कर रही हो, और उसके बाद में वो एडवेंचरर्स को अपने बैरियर मैजिक से बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि हरुतो उस ब्लू ड्रैगन को पूरी तरह से ठीक कर देता है, पर ठीक होने के बाद में जब हरुतो उस ब्लू ड्रैगन को अपने बारे में बता रहा होता है तब हम देखते हैं कि जो ब्लू ड्रैगन है वो हरुतो के ऊपर में हमला कर देती है और उसे बर्फ में जमा देती है, जिसे देखकर फ्ले उस ब्लू ड्रैगन से कहती है कि तुम तो बहुत ही बेकार ड्रैगन हो, तुमने मेरे लॉर्ड के ऊपर में हमला कैसे किया। फिर हम देखते हैं कि हरुतो उसकी मैजिक से बाहर आ जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। पर उसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि हरुतो को उस ड्रैगन के ऊपर में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। फिर वो ब्लू ड्रैगन फ्ले से कहती है कि तुम तो एक डीमन हो ना, तो तुम इस इंसान की बातें क्यों मान रही हो। फिर हम देखते हैं कि फ्ले खुशी खुशी हरुतो के बारे में बता रही होती है और बता रही होती है कि ये असल में है कौन, और फिर वो हरुतो की सारी अच्छी बातें उसे बता देती है और वो सारी बातें पूरी 1 घंटे तक चलती हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो ब्लू ड्रैगन अच्छे से समझ चुकी है कि हरुतो असल में है कौन। और फिर वो ब्लू ड्रैगन को भी लगता है कि हरुतो जो है वो डीमन किंग का पुनर्जन्म है, जिसके बाद में वो माफी मांग रही होती है। फिर वो बताती है कि जब डीमन और इंसानों के बीच में फाइट हो रही थी तब मैं उस फाइट को छोड़कर चली गई थी और 300 सालों तक मैं एक पहाड़ के अंदर छुप के रह रही थी। पर एक दिन उस पहाड़ की गुफा के अंदर में एक एडवेंचरर आया और उसने अपनी एक बुक वहां पर छोड़ दी और उस बुक को मैंने बार बार पढ़ा और उसके बाद में मुझे और भी बुक पढ़ने की इच्छा हुई, इसलिए मैं इंसानों का रूप बनाकर पासी के गाँव पर गई और वहां से बहुत सारी किताबें लाकर पढ़ने लगी। पर एक दिन ये सारी बातें इंसानों को पता चल गई और उन्होंने मेरे पीछे में बहुत सारे एडवेंचरर को छोड़ दिया और उन्होंने मेरे ऊपर में हमला किया और मेरी सारी बुकों को जलाकर राख कर दिया, जिसके बाद में उनसे बच के भागी और उसके बाद में मेरी मुलाकात आप लोगों से हुई। और उसकी सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि फ्ले जोर जोर से रोने लग जाती है और फिर वो ब्लू ड्रैगन से कहती है कि तुम हमारे पैंडेमोनियम में आके रह सकती हो। जिसके बाद में हरुतो बोलता है कि पैंडेमोनियम है क्या, और फिर फ्ले बताती है कि पैंडेमोनियम आप ही का तो बनाया हुआ मॉन्स्टर का टाउन है। फिर हरुतो कहता है कि मैंने कब नाम दिया पैंडेमोनियम। फिर फ्ले बताती है कि ये नाम चार ने रखा है। फिर हरुतो बोलता है ठीक है। फिर वो ब्लू ड्रैगन कहती है कि ठीक है मैं पैंडेमोनियम में आके रहूंगी, और फिर वो शुक्रिया बोल रही होती है मेरी जान बचाने के लिए। और फिर वो हरुतो से बोलती है कि आज से आप मेरे मास्टर हैं और मैं आज से पूरी जिंदगी आपके लिए काम करने वाली हूँ। फिर इतने में हम देखते हैं कि वो ब्लू ड्रैगन एक इंसान में बदल जाती है, जिसके बाद में हरुतो अपने मैजिकल पावर से उसे कपड़े पहना देता है और वो कहता है कि मुझे फ्ले से ये सब चीजें सीखने को मिली है। और फिर वो मन में सोच रहा होता है कि पिछली बार मैं फ्ले को तो नहीं पहना पाया था, पर मैंने इससे तो कपड़े पहना ही दिए। फिर उसके बाद में हरुतो अपना चेहरा उस ब्लू ड्रैगन को दिखाता है और फिर उसे बताता है कि मैं हूँ मार्ग्रेव का बेटा और मेरा नाम है हरुतो, पर तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद में वो ब्लू ड्रैगन कहती है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है, इसलिए आप ही मुझे एक नया नाम दे दो। जिसके बाद में हरुतो बोलता है ठीक है आज से तुम्हारा नाम है लीजा। और फिर वो ब्लू ड्रैगन बोलती है लीजा ये नाम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फिर इतने में हम देखते हैं कि लीजा और हरुतो की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है, जिसके बाद में बीच में फ्ले आ जाती है और बोलती है कि याद रखना पहली मैं हूँ दूसरी तुम हो। फिर हम देखते हैं कि हरुतो हवा में उड़ रहा होता है और फिर वो लीजा और फ्ले से कहता है कि आ जाओ मेरे पीछे पीछे। फिर इतने में लीजा अपने पंखों को बाहर निकालती है और उड़ते उड़ते उसके पीछा करती है, पर फ्ले को ये सब देख के गुस्सा जाता है और वो भागते भागते उन दोनों को फॉलो करती है। इतने में वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि लीजा हरुतो की पूरी परिवार से मिलती है। फिर जो हरुतो की सिस्टर चार होती है वो उसे पैंडेमोनियम घुमाने लेकर जाती है और वहां पर वो बाकी मॉन्स्टर के साथ में कुछ डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो अगला जो एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to
to tell me how to live life. And these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that